दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवारन क्लासेस फॉर यू में। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि आप लोग वीडियो को आधा देखते हो और बाकी छोड़ के चले जाते हो। इसमें आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पूरी आने की संभावना है। सभी मैंने न्यू प्रश्न लिए हैं और ये आपके वायरल प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। आपका क्लास 10th इंग्लिश 2024 का कब आपका पेपर आएगा? जो 1 मार्च 2024 को आपका आएगा अंग्रेजी का। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, यही आपको देखने को मिलेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके 2024 के लिए। तो फुल सोल्यूशन वीडियो विद आंसर, यानी कि पूरा सोल्यूशन बताया मैंने इस वीडियो में आंसर के साथ, बड़ा आसान भाषा में और अच्छे से मैंने आपको समझाया। 5 वीडियो कंप्लीट, यानी वीडियो को आप पूरा देखेंगे। 1 मार्च 2024 को यही क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, 1 मार्च 2024 को जो आपका पेपर होगा तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये मत देखा करो कि ये कॉपी पर लिख कर लाते हैं, आप ये देखो कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब आप बताना हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो जो आपका क्वेश्चन होगा 1 से 3 तक कहाँ होगा? रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव करेक्ट आंसर। आपको ये पैसेज जो दिया है इसको आपको केयरफुली से पढ़ना है और बाद में इसके जो आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। तो मैं आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, अगर आप आधा देखोगे छोड़ के चले जाओगे तो आपका नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो, द लास्ट हाफ, द लास्ट माने अंतिम, हाफ माने भाग, ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मेरे जीवन का अंतिम आधा हिस्सा, बाज स्पेंड एट ए वन ऑफ दोज। ठीक है, स्पेंड माने बीता, एट माने पर, आन माने पर, ऑफ दोज पेनफुल यानी दुखी, इस इपोस्ट माने युगों से, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन माने क्या होता है? व्यक्तियों की या आदमियों की, हिस्ट्री माने इतिहास, ड्यूरिंग द्वारा, बिच द वर्ल्ड यानी कि संसार, ये वर्ल्ड है आपका। ठीक है, संसार सीम्ड टू बी गेटिंग रोस यानी कि क्या कैसे व्यवहार करता था? गलत तरीके से, यानी कि बदसूरत समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होगा उस पूरी लाइन का? तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे जीवन का अंतिम आधा भाग मानव इतिहास के उन पेनफुल यानी कि दर्दनाक युगों में, है कि नहीं, दर्दनाक युगों में बीता, जिसके दौरान, विच ड्यूरिंग द वर्ल्ड, जिसके दौरान, ये ड्यूरिंग विच मतलब जिसके दौरान। ठीक है, क्या होता था? दुनिया, जो दुनिया थी, टू बी सीम्ड, जो दुनिया थी टू बी सीम्ड माने क्या करती थी? जिस दुनिया क्या होती थी? बदतर होती जा रही थी। सेम टू गेटिंग वर्स मतलब बदतर होती जा रही थी। तो मेरे, ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जीवन का अंतिम आधा हिस्सा मानव इतिहास के उन दर्दनाक युगों में से बीता जिसके दौरान दुनिया बदतर होती जा रही थी। ठीक है, ये पूरा अर्थ हुआ इसका। ठीक है, वी आर पास्ट विक्टोरीज, जहाँ पास्ट विक्टोरीज माने क्या मतलब पुरानी विजय थी, यानी गुजरी हुई विजय थी। विच हैड सीम टू बी डेफिनेट यानी निश्चित थी। ठीक है, हैव टर्न आउट टू बी ओनली टेम्परेरी, कैसी थी? निश्चित थी। और हैव टर्न आउट टू बी ओनली, ठीक है, टेम्परेरी, और वो कैसी साबित हुई? आपकी अस्थाई साबित हुई। जहाँ क्या हो गया? जहाँ जो वेयर फास्ट विक्टोरी, जहाँ पिछली आपकी जीतें थी, विच हैड सीम्ड, जो कैसी हो रही थी? निश्चित लग रही थी, केवल अस्थाई साबित हुई। कैसी साबित हुई? विच हैड सीम टू बी डिफिनेट निश्चित, हैव टर्नड आउट टू बी ओनली टेम्परेरी यानी कि कैसी साबित हुई? आपकी अस्थाई साबित हुई। व्हेन आई वाज यंग विक्टोरियन, जब मैं युवा विक्टोरियन था, ऑप्टिज्म वाज टेकन फॉर गारंटेड। ठीक है, क्या उसका मतलब हो गया? जब मैं युवा विक्टोरियन था, ऑप्टिज्म वाज, ठीक है ना, तो क्या था? आशावाद। ठीक है, जे मतलब क्या होता था? आशावाद, वाज टेकन फॉर गारंटेड यानी कैसे लिया जाता था? हल्के में लिया जाता था। जब मैं युवा विक्टोरियन था तो आशावाद को हल्के में लिया जाता था। ठीक है, ये अर्थ हो गया। इट वाज थॉट, ये सोचा था, द फ्रीडम माने स्वतंत्रता, एंड प्रोस्पर्टी, एंड
प्रोस्परिटी माने समृद्धि, वुड सेपरेट माने फैल जाएगी, ग्रेजुअली माने चारों तरफ, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि थ्रो एन ऑर्डरली यानी क्रम से, प्रोसेस, एंड इट वाज होप्ड दैट क्रूरलिटी या क्या हो गया टर्नी एंड इनजस्टिस वुड कंटिन्यूली डिमिनिश, जो लगातार क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। इसका लाइन का मतलब ये बताओ सर क्या हो गया। देखो इट वाज थॉट, ठीक है, इट वाज थॉट ये सोचा गया था कि समृद्धि और, ठीक है, सोचा गया था कि स्वतंत्रता, ठीक है, क्या हो जाएगा आपकी स्वतंत्रता और समृद्धि, ठीक है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से, ये लिखा है प्रोसेस, ऑर्डरली प्रोसेस यानी व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे दुनिया भर में क्या होगी, फैल जाएगी, ये लिखा है ना, वर्ल्ड थ्रू यानी कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड यानी दुनिया भर में धीरे धीरे फैल जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और ये आशा की गई थी, और एंड इट वाज होप्ड ये आशा की गई थी कि जो क्रूरता थी और आपका जो अत्याचार थे, ठीक है, टारनी माने क्या अत्याचार, एंड जो आपके अन्याय थे वुड कंटिन्यू डिमिनिश वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे। ये इस लाइन का पूरा मतलब हो गया। चलो अब क्वेश्चन करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन बोला गया कि द ऑथर फेल्ट सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, द ऑथर माने लेखक, ठीक है, लेखक फेल्ट सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, लेखक को अपने जीवन के पत्र भाग के बारे में क्यों दुख हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वाज नेस्टाल्जिक, ठीक है, नेस्टाल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो वह कैसा था, वह अपने बचपन के प्रति कैसा था, उदासीन था। द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रोस्पेयर, ठीक है, दुनिया समृद्ध नहीं हुई थी, प्रोस्पेयर मतलब समृद्ध नहीं हुई थी। द ऑथर हैड नॉट वोन एनी फ्यूचर विक्टोरीज, लेखक था हैड नॉट वोन एनी फ्यूचर विक्टोरीज यानी लेखक ने आगे कोई जीत हासिल नहीं की, ठीक है, इसका आपको मतलब बताना था कि लेखक अपने जीवन के पत्र भाग में दुख क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, उस अवधि के दौरान दुनिया दर्दनाक रूप से व्यवस्थित थी, ठीक है, तो क्या होता उस समय लेखक इसलिए दुखी था क्योंकि जो उस समय जो दुनिया थी वो दर्दनाक रूप से क्या थी, व्यवस्थित थी। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए दूसरा प्रश्न इसी का देखते हैं क्या बोला गया है। दूसरा बोला गया द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, यानी कि जो अतीत की जीत थी, यानी कि किसकी, अतीत की जीत थी, यानी कि पास्ट मतलब गुजरी हुई जीत थी। ब्रो आउट परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ब्रोट माने लाई, परमानेंट स्थाई, परमानेंट माने स्थाई, पीस माने शांति, एंड प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि, वो क्या लाई, परमानेंट शांति और समृद्धि लाई, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो पुरानी जीतें थी वो कैसी जीतें थी, एक इंडेड क्रूरल्टी त्रानी एंड इनजस्टिस, समाप्त कर दिया किसको, निर्दयता को और अत्याचार को और अन्याय को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। या प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, यानी कि प्रूव्ड माने क्या हुए, सिद्ध हुए, ठीक है, कैसे सिद्ध हुए, आपके क्रूरता और अत्याचार अन्याय को क्या कर दिया, आपने प्रूव कर दिया। अस्थाई की घटनाएं क्या हुई, साबित हुई। टेम्परेरी माने अस्थाई, इवेंट्स माने घटनाएं, यानी कि जो है आपकी कैसी कैसी घटनाएं आपकी टेम्परेरी, अस्थाई घटनाएं क्या हुई, साबित हुई। या फील्ड मैन विद ए सेंस ऑफ, क्या हो गया, पेसिमिज्म, ठीक है, फील्ड मैन मतलब आदमी भर गए थे, विद ए सेंस ऑफ पमिशम, ठीक है, तो एक आदमी कैसे गए थे, सेंस माने भर गए थे, परमिशंस माने उससे भर गए थे, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, टू का क्या हो जाएगा, सी, प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, जो आपके जो अत्याचार थे, ठीक है ना, जो आपके क्या थे, जो इवेंट्स थे, है कि नहीं, जो घटनाएं थी वो कैसी हो गई थी, अस्थायी घटनाएं साबित हुई, ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, यानी कि जो गुजरी हुई विजय, जो आपकी विक्टोरी थी, विजय थी, वो क्या थी, प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, कैसी हो गई थी, वो आपकी अस्थायी घटनाएं जो हैं साबित हुई, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा, द वर्ड डिफिनेटिव यूज इन द पेसेज मीन्स, यानी डिफिनेटिव का क्या होता है, एक निश्चित, इसका मतलब क्या होता है आपका निश्चित, इसका बताना है कि यूज इन पेसेज मीन्स इसका क्या मतलब था, ठीक है, तो इसका क्या मतलब था, डिफिनेट निश्चित मतलब इसका मतलब था कि फाइनल, यानी कि अंतिम था, ठीक है। डिफाइंड माने परिभाषित, इनकम्प्लीट माने पूरा नहीं हुआ था, टेम्परेरी माने अस्थायी, ठीक है।
तो उस समय जो डेफिनेट यूज्ड इन द पैसेज का मीन्स, जो वर्ड आपका डेफिनेट प्रयोग हुआ था आपका पैसेज में, उसका क्या महत्व था, उसका क्या अर्थ था, उसका अर्थ था कि फाइनल हो चुका था। ठीक है, चलो 4 आई एम प्राउड माई सन, आई एम प्राउड माई सन क्या आएगा बीच में। ठीक है, आई एम प्राउड माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो हो जाएगा आप आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट रीअरेंज वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको जो दिया है वर्ड उसको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्रो क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड, बताओ क्या आ जाएगा। क्रो क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड, क्या द वेरी क्लेवर वर्ड इज ए क्रो, बिल्कुल गलत है। द क्रो इज ए वेरी क्लेवर वर्ड, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर वर्ड बी। ठीक है, ये किसको छोड़ते हैं, द वर्ल्ड क्रो वेरी क्लेवर इज ए, ये भी नहीं हो सकता। ये वर्ड वेरी क्लेवर इज ए, बिल्कुल नहीं, तो आपका यही हो जाएगा क्या, पहले क्या आएगा आपका द, क्या आ जाएगा आपका द, फिर क्या आएगा आपका क्रो, फिर क्या आएगा इज ए वेरी, फिर आएगा क्लेवर, फिर क्या आ जाएगा आपका बर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर हो गया। चलो छठा प्रश्न देखेंगे अब हम। समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट, नो सूनर हैड ही एंटर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जैसे ही कमरे में क्या हुआ, दाखिल हुआ, ही वेंट आउट, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, बट देन इफ एंड, क्या आएगा, बट ही वेंट आउट, ये तो नहीं हो सकता, देन, यानी कि नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट, यानी कि देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देन ही वेंट आउट, तभी वो क्या आ गया आपका, बाहर आ गया, क्या आ गया, बाहर आ गया, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही वो क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, छठे का आंसर आपका बी। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि आपको गलत बर्तनी बतानी है। कौन सी बतानी है, गलत बर्तनी, हिंदी में बोलते हैं गलत बर्तनी। बिलीव माने विश्वास करना, ये क्या अचीव, ये डिसीव और ये रिसीव। ठीक है, अचीव माने प्राप्त करना और डिसीव माने धोखा देना और रिसीव माने भी प्राप्त करना है और बिलीव माने भी प्राप्त करना। ये भी सही है आपका, ये भी सही है कि नहीं, ये भी सही है। आपका गलत क्या है, आपका अचीव, यही आपकी गलत बर्तनी है। ठीक है, अचीव की, क्लियर हो गया, आई ई आना चाहिए था। देखो ये सब है इस तरह से, तो इसी तरह का आपका आना चाहिए था। क्लियर हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा। ठीक है, क्या अचीव। इसके बाद वन हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोलता है। ठीक है, जो नहीं बोलता है, डीप मतलब बहरा, जो नहीं बोलता है क्या बहरा होता है। डम्ब मतलब क्या होता है, गूंगा, या विजनलेस मतलब दृष्टिहीन, जिसे दिखाई ना दे, या लेम माने क्या होता है, अंधा। ठीक है, लेम माने क्या होता है, लेम माने होता है झूठा, सॉरी कैसा होता है, झूठा। तो आपको बताना है कि जो बोल नहीं सकता है तो कैसा है वो, तो वो है आपका गूंगा। कैसा है, गूंगा, जो बोल नहीं पाएगा तो वो कैसा है आपका, गूंगा है। चलिए, द टाउन वाज फ्रॉम वलीस विलेज, द टाउन माने शहर, वाज माने था, फ्रॉम माने से, बल्लीस विलेज, बल्ली के विलेज से गांव कितनी दूर था, 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स, या वेरी नियर, यानी कि बहुत पास। तो क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो जो बल्ली का जो घर था वो शहर से कितनी दूर था, 6 मील दूर था। कितनी मील दूर था, 6 मील दूर था। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो गया, सी। इसके बाद द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, तो बताओ क्या मतलब है इसका। एक तरफ बस का किराया कितना था, यानी कि वन वे मतलब एक तरफा बस का किराया कितना था। फेयर मतलब क्या होता है, किराया। 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। बताओ एक तरफा जो बस का किराया कितना था, तो आप सभी जानते हो कितना किराया था, कितना था, तो वो था आपका 30 पैसे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, जो आपका लोकतंत्र का इलेक्शन हुआ था आपके साउथ अफ्रीका में, जो नेशनल मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक
प्रेसिडेंट बने थे वो कब बने थे, ये आपको बताना था। 1990, 1950, 1994 या 1984 कब बने थे। ठीक है, तो वो कब बने थे, तो वो बने थे आपके 1994 में बने थे नेशनल मंडेला। ठीक है, क्लियर आंसर। चलो 12वां बोला गया लेंचो ब्रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पैसेस, यानी कि जो लेंचो ने आपको भगवान के लिए पत्र लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, 1000, 100, 50, 60 कितने पैसों के लिए उसने जो है पत्र लिखा था। ठीक है, कितने पैसों के लिए उसने पत्र लिखा था, किसने, लेंचो ने। तो लिखा था आपके 100, कितने के लिए लिखा था, 100 यानी कि 100। इसके बाद बली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, बली जो है कितने साल की थी, 10, 7, 8, 20। तो बली कितने साल की थी आप बताओगे। ठीक है, ये तो सरल प्रश्न है, आप सभी जानते हो। तो वो 8 साल की थी, कितनी थी बली, 8 साल की थी। इसके बाद 14 से 15 आपको आंसर करेक्ट करने हैं। ठीक है, सही आंसर चुनना। ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज। तो इसका अर्थ आप बता देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, वह अपने शांत क्रोध में मखमली पेड़ पर अपने पिंजरे के कुछ कदमों पर ज्वलंत धारियों का पीछा करता। ही स्टाल्क इन, देखो ही माने भाई स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, कुछ कदमों पर ज्वलंत धारियों के क्या करता है, पीछा करता था। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि किसके अपने पिंजरे के कुछ, यानी कि फ्यू स्टेप्स कुछ कदम थे, ऑफ हिज केज यानी कि पिंजरे के। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट, यानी किसके थे, आपके शांति और क्रोध से क्या हुए थे, मखमली पेड़ पर थे। तो यही इसका मतलब हो गया कि वह अपने शांत क्रोध में मखमली पेड़ पर अपने पिंजरे के कुछ कदमों पर ज्वलंत धारियों का पीछा करता है। ठीक है, चलिए देखो स्टाल के माने क्या होता है, पीछा करना। समझ में आ गया। भू इज द पोइट ऑफ द पोइम विच द एबव स्टांजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, जो आपको स्टांजा दिया गया है, तो ये इसके जो है लेख कवि कौन है, बाल्ट बिटमैन या लेस्ली नोरिस। ठीक है, या रॉबर्ट फ्रोस्ट या रॉबिन क्लेन कौन है, बताओ कौन है इसके। तो आप सभी जानते हो वो है आपके कौन, लेस्ली नोरिस। ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद भाष्य इज द टाइटल ऑफ पोएम, यानी कि जो कविता का टाइटल क्या है, सारांश क्या है, एनिमल फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज। ठीक है, ये किससे लिया गया था, पिंजरे के बारे में। तो आप सभी समझ गए हो कि टाइगर इन द जू से लिया गया है आपका कविता। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 16वां मिसेस पंपरी वाजे, मिसेस पंपरी कौन थी, पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। तो बताओ मिसेस पंपरी कौन थी, कैसी लेडी थी, पुअर लेडी थी या स्वार्थी औरत थी या रिच लेडी थी या जेंटल लेडी थी। तो 16वें का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, रिच लेडी थी। तो मिसेस पंपरी जो है यानी कि धनी औरत थी। ठीक है, चलो 17वां रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की जो है सबसे बड़ी पुत्री कौन थी। ठीक है, बताओ इल्डेस्ट माने क्या होता है, छोटी। ठीक है, बताओ। चलो किस क्या नाम था, राधा, रेखा, सुलेखा, कमला। बताओ 17वें का तो कौन थी आपकी, राधा। ठीक है, इल्डेस्ट डॉटर कौन थी आपकी रामलाल की, तो राधा थी। भोली, ठीक है, भोली वाज द डॉटर ऑफ कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार रामलाल। तो भोली कौन थी, किसकी लड़की थी, किसकी पुत्री थी, तो नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। कौन, आपकी भोली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम बाज, जो ट्रिकी थी उसकी वास्तविक समस्या क्या थी, मलेरिया था उसको, या मलू न्यूट्रिशन था यानी कुपोषण था, या उसको बुखार था, या बोलमिंग बिकाउज ऑफ दी एक्सेस ऑफ फूड, यानी कि जब वह अधिक भोजन खा लेती थी तो उसे क्या होने लगती थी, उल्टी होने लगती थी। तो ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, तो यही थी कि जब वो ज़्यादा खा लेती थी तो उसे उल्टी होने लगती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी आपका क्लियर आंसर है। इसके बाद ये 20 द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, यानी कि मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के लेखक कौन है, हम वैज्ञानिक को बनाते हैं,
ये आपका लेसन है कोई चैप्टर, तो इसके आपके कौन लेखक हैं ये बताना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कौन है आपका, तो वो थे आपके रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन थे, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, किसके, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आपको फुल सोल्यूशन के साथ बताया है। तो आप वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब और वीडियो का शेयर करने का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।